तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। भारत में ऐसा कौन सा समय था जब मरे हुए राजाओं की, मृत राजाओं के मंदिर बनाए जाने लगे, उनकी पूजा की जाने लगी? भारत में ऐसा समय कब था जब महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनने लगीं और महात्मा बुद्ध की भगवान के रूप में पूजा होने लगी? भारत में ऐसा कौन सा समय था जब वास्तव में भारत पहली बार सोने की चिड़िया बन गया और उसके बाद ये उसका सिलसिला जो था वो अप डाउन होने लगा। सोने की चिड़िया का मतलब कभी ऐसा हुआ कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, बहुत ज़्यादा हमारा जो व्यापार था, जो विदेशी व्यापार था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे, हमारे यहाँ रोज़गार, काम धंधे तेज़ी से फले फूले कि एक आम आदमी के पास भी अच्छा खासा पैसा हो गया। तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। ऐसा थोड़ी कोई सोने का वर्क हमारे ऊपर चढ़ा दिया हो, पैसे से है ना। तो भारत में पहली बार ऐसा कौन सा समय था जो वास्तव में भारत जो था वो सोने की चिड़िया बन चुका था? उसके बाद फिर डाउनफॉल आया, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अंग्रेज आए तो फिर डाउनफॉल आया, अब फिर थोड़ा सा सिस्टम ऊपर को चल रहा है, आगे को चल रहा है। तो भारत में ऐसा कौन सा समय था जब कला की गंधार और मथुरा शैलियाँ अपने पीक पर पहुँची? भारत में ऐसा कौन सा समय था कि जब हमने चीन और उधर एशिया, मध्य एशिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार पर अपना कब्जा जमा लिया, उस रूट पर अपना कब्जा जमा लिया? आप ये कह सकते हैं कि भारत में ऐसा कौन सा समय था जो आज स्थिति अमेरिका की है, यूएसए की है, पावर में, ट्रेड में, प्रोडक्शन में, वो कभी भारत की हुआ करती थी। वो समय था कुषाणों का समय। तो पिछली वीडियो में, लास्ट सेशन में मैंने आपको शक और कुषाणों के बारे में डिटेल से बताया, ये लोग कहाँ से आए, कैसे कैसे इन्होंने अपनी प्रोग्रेस आगे शुरू की। शकों के बारे में आपको सब कुछ मैं बता चुका हूँ। आज मैं बात करूँगा आपको कुषाण से या कुषाणों के बारे में। तो कुषाण कहाँ से आए रूबाली? चीन से, है ना। चीन में कहाँ से? चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर एक डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट। इसी के आसपास से आए कुषाण और इसी के आसपास से आए शक। पहले आए शक और शकों का पीछा करते हुए आए कुषाण। ये पिछली वीडियोस में मैं आपको सारा बता चुका हूँ, तो मुझे इसमें रिपीट मैं नहीं करूँगा। अब इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जैसे चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुई और हीनयान और महायान किसके समय में बटा, राजा कृष्ण ने हीनयान को बढ़ावा दिया कि महायान को बढ़ावा दिया? अच्छा, जैसे मुस्लिमों में दो संप्रदाय होते हैं ना, शिया और सुन्नी, तो इसमें कुछ वैचारिक मतभेद हैं। उसी तरह से बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हुए, हीनयान और महायान, इसमें कुछ वैचारिक मतभेद थे, है ना। तो कनिष्क ने किसको बढ़ावा दिया, हर्ष ने किसको बढ़ावा दिया? तो अशोक ने। तो अशोक ने किस संप्रदाय को बढ़ावा दिया था इनमें से? अशोक ने हीनयान को बढ़ावा दिया था और कनिष्क और हर्ष दोनों ने महायान को बढ़ावा दिया था, ठीक है ना। मैं आपको वही बताऊंगा कि हीनयान और महायान संप्रदाय में अंतर क्या होता है। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य किसने बनाया? अक्सर लोग कहते हैं अशोक को, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान जो है लंबे समय तक मौर्यों का या अशोक का जो कब्जा था वो सिंधु नदी तक था, सिंधु नदी के पार वो नहीं पहुंचा अफगानिस्तान में, समझ रहे ना। तो हम मौर्यों को या चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक को श्रेय नहीं देंगे भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बनाने का। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का मतलब ये है कि भारत में ऐसा कौन सा राजा था जिसने पूरे भारत पर तो कब्जा किया ही किया, वो अपनी सीमाओं को वो दूसरे देशों तक ले गया? वो था सम्राट कनिष्क, या कुषाण वंश के समय में भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बना था, ठीक है। तो खैर, मैंने आपको बताया कि पहला जो कुषाण राजा था क्या नाम था उसका? कुजुल कटफिसेस के भीम कटफिसेस। देखो, इसमें हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कुजुल पहले के भीम पहले। तो वर्णमाला में का पहले आ रहा है और वावन बाद में आ रहा है, इसका ध्यान रखना आप। तो सबसे पहले कुजुल कटफिसेस। फुरकान, तुमको याद आ रहा है कुजुल कटफिसेस का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? आपको याद आ रहा है? कल 3-4 बार मैंने बताया, आपने लिखा भी है। राविया को याद आ रहा है आपको? हाँ, नहीं, 15 से 65, 15 AD से 65 AD तक का जो समय है वो कुजुल कटफिसेस का, ठीक है ना। और कल मैंने बताया था ना आपको कि शक 165 BC के आसपास मध्य एशिया से खदेड़े गए, आए नहीं, मध्य एशिया से खदेड़े गए और उसके बाद धीरे धीरे भारत की ओर आने लगे। और शकों का भारत में पहला कौन सा राजा था? मोगया मोयज। आगे आ जाओ सर। शकों का भारत में पहला राजा था मोगया मोयज। वो कब राजा बना? 80 BC में, 80 BC में, है ना। मोगया मोयज ने सबसे पहले कहाँ अपनी कैपिटल बनाई थी? आप बताओ। मोगया मोयज ने, घर जाके नहीं पढ़ा कल, है ना। हाँ, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो होमवर्क करते हैं, कॉपी यहाँ पे लिखते साथ ही साथ घर में जाके पढ़ते हैं। देखो, आपको भी नहीं पता होगा पहला शक राजा, आपको भी नहीं पता होगा पहला शक राजा, चांद को भी नहीं पता है। फुरकान, तुम शांत रहना, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जीशान को तो पता ही नहीं है। हाँ, पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मेरी गलती है ना, मैंने 8 बजे पढ़ाना शुरू कर दिया, तुम्हारा समय 10 बजे आने का, गलती मेरी है ना। देखो, इमरान को भी नहीं पता होगा
पहला शक राजा हैं, ये को पहला शक राजा पुष्यमित्र को बता रहे हैं, है ना। एक इमाम साहब हुआ करते थे हमारे गांव में, तो रमज़ान का महीना चल रहा था, मेरा रोज़ा नहीं था। रमज़ान का महीना चल रहा था, मेरा रोज़ा नहीं था, और मैं दोपहर में खाना खा रहा था। इमाम साहब आ गए, और मैंने जब वो आए तो अब वो उनका जो व्यक्तित्व था ऐसा था कि उनसे लोग डरते थे। अच्छा, उनके व्यक्तित्व की शक्ति ये थी ईमानदारी, ईमानदारी, श्रद्धा। जो आदमी बेईमान होता है उससे कोई नहीं डरता, ईमानदार आदमी से, सच्चे आदमी से सब डरते हैं। तो पूरा गांव उनसे घबराता था। वो आपकी गदरपुर फैक्ट्री है ना, यहाँ पर चीनी मिल में सुपरवाइज़र रह चुके थे, इधर से आते थे शेरकोट से। उनका ओरिजिनल नाम तो अब तो खैर वो जन्नत नशी हो गए, उनका ओरिजिनल नाम किसी को पता नहीं था। वो थे शुगर फैक्ट्री में सुपरवाइज़र, और अपने समय के ग्रेजुएट थे वो। उनकी डेथ भी आज से 20 साल पहले हो चुकी है। अगर वो जिंदा होते तो इस समय करीब उनकी उम्र होती 100 साल। तो यहाँ शुगर फैक्ट्री से वो रिटायर हुए। उसके बाद वो उन्होंने यहीं हमारे यहाँ जो हमारे गांव की जो मस्जिद है वहीं पर इमामत करनी शुरू कर दी, और वो आजीवन यहीं रहे। मतलब वो प्रकांड विद्वान थे, वो अरबी उर्दू के प्रकांड विद्वान थे, इंग्लिश के विद्वान थे। उसके बाद वो मस्जिद में उन्होंने इमामत की। यहाँ कई सारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, कई बच्चों को उन्होंने मदरसे में रह करके अरबी के साथ साथ हिंदी भी पढ़ाई। तो वो थे सुपरवाइज़र साहब उनको कहते थे। तो जो देहात में गांव के लोग थे वो सुपरवाइज़र नहीं बोल पाते थे, तो उनको कहते थे सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र नहीं बोल पाते थे इमरान जी ना। बहुत से लोग जो पढ़े लिखे लोग तो वो तो जानते थे सुपरवाइज़र साहब कहते थे, लेकिन उनका नाम यहाँ पर पड़ गया सुपरवाइज़र। तो वो भी अपने आप को यही सुन के खुश होते थे, सुपरवाइज़र। तो साहब रमज़ान का महीना था, मेरा रोज़ा नहीं था, समझे ना। मैं दबा के खाना खा रहा था, वो आए, मैं घबराया, भागा अंदर को। तो उन्होंने मुझसे तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक लाइन कही, क्या? हम जाएंगे जन्नत में, हमारे बाप का घर है। हम जाएंगे जन्नत में, हमारे बाप का घर है। मुल्ला तेरा डर है ना तेरे बाप का डर है। उन्होंने ये कमेंट जो था मुझ पे किया। ये मेरे करीब 18-20 साल की उम्र का वाक़या, मुझे आज तक वो डायलॉग याद है। तो यही बात मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आपको भी ना हमारा डर है ना एग्जामिनर का डर है। आपको पता है कि हमारी तो सीट बुक है ना। वो बता रहे हैं पहला शक राजा पुष्यमित्र। अरे भैया, शुंग वंश का फाउंडर था पुष्यमित्र। देखो अब बता रहे हैं वो पहला शक राजा कनिष्क, क्या होगा इनका। अब ये बता रही है पहला शक राजा चस्टन, मोग या मोइज। शक जब से पहले सबसे पहले आकर के वैसे 80 BC में तक्षशिला में, तो पहला शक राजा था मोग या मोइज। उसके बाद ये मथुरा तक आए। तो शुरुआत में शकों के 2 सेंटर थे, एक तक्षशिला और दूसरा मथुरा। लेकिन कुषाण इनका लगातार पीछा करते रहे, ये और पीछे हटे। उज्जैन और इधर आपका क्या है नासिक की तरफ को आए। तो भारत में शकों की 2 ब्रांच थी, एक थे उत्तरी शक और दूसरे पश्चिमी शक। उत्तरी शकों के सेंटर थे तक्षशिला और मथुरा, और पश्चिमी शकों के भी 2 सेंटर थे, एक नासिक और दूसरा उज्जैन। ठीक है ना, समझ रहे ना। उज्जैन में जो वंश था उसका नाम क्या था, और नासिक में जो वंश था उसका नाम क्या था। महाराष्ट्र में छैराद वंश और उज्जैन में कादरमत वंश, है ना। तो ये कल सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसको आप लोग रटना, वीडियो भी सुनना और जो नोट्स बनाए उसको भी रटना। उसके बाद इसको देखना, उससे पहले इस वीडियो को मत देखना, और आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो उसको। ओके, तो यूची कबीला चीन या मंगोलिया में, उसी की एक ब्रांच थी जिसका नाम था कुषाण, है ना। ये गोबी से आया, गोबी डेजर्ट से आया, और शकों को हराता हुआ ये भारत में आया। अब देखो सामने मैंने लिख रखा है कि पहला जो कुषाण राजा था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि भारतीय साहित्य में या संस्कृत साहित्य में या पाली या बौद्ध साहित्य में जिन्हें कुषाण कहा गया है, चीन में उनको कहा गया कोहान, ठीक है ना। और शकों को क्या कहा गया है, सीथियन। ओके, तो अब पहला जो कुषाण राजा, समझ गए ना। अरे जैसे तुम समझते हो ना मुगल वंश, तुर्क वंश, सल्तनत वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ऐसे ये वंश थे। ये नाम थोड़े से अजीब हैं, इसलिए हम इनको रटने में हमें परेशानी होती है। तो मौर्यों के बाद पहला जो विदेशी हमला था वो शकों का था, उसके बाद दूसरा विदेशी हमला कुषाणों का था। दोनों ये विदेशी थे, ठीक है ना, लेकिन वो भारत में ही रच बस गए। अब पहला कुषाण राजा था कुजुल कटफिसेस, इसने राज किया 1565 AD, यानी कि पहली शताब्दी, पहली ईस्वी सन में, ठीक है ना। अब कुषाण जो हैं आप देख रहे हैं ना, वो BC में नहीं हुए, वो AD में हुए। तो जो पहली शताब्दी है उसमें जो है कि कुषाणों ने अपना एम्पायर यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, शक जो है वो लंबे समय तक रहे, शक जो है भागते रहे। पहले मध्य एशिया से इनको कुषाणों ने भगाया, यानी कि यूची कबीले की ब्रांच ने भगाया, भारत में आए। भारत में भी कुषाण लगातार इनका पीछा करते रहे, ये सिमटते रहे। सिमट के एक स्टेज ऐसी आई लास्ट में कि कुछ तो थे गुजरात के किनारे जो समंदर है ना, जो कुछ आइलैंड्स हैं,
है ना, और कुछ उधर डेजर्ट, राजस्थान का थार का जो डेजर्ट है उधर को सिमट गए, और कुछ ने इंडिया में रहते हुए ही शकों ने कुषाणों की अधीनता मान ली, यानी कि उनके सामंत जैसे वो बन गए। ठीक है, लेकिन जब कुषाण खत्म हुए तो शक फिर से आने लगे। अल्टीमेटली फाइनली सोनू बताएंगी, हाँ बहुत सोच समझ का आंसर देना, एक ही, शकों का पूरी तरह से उन्मूलन भारत में किस राजा ने किया? जोर से बोलो, जोर से। रुद्रदमन? अरे रुद्रदमन तो खुद ही शक था, इस पर एक पढ़ना चाहिए आपके। आ जाओ आ जाओ ना, आप मत बताओ, तो आपसे लास्ट में पूछेंगे। शकों का भारत में उन्मूलन पूरी तरह से जिस राजा ने किया उसका नाम, इमरान तुम बताओ, है शकों का? आप दोबारा बता सकते हो, बोलो। नहीं अब नहीं मारेंगे। हाँ राबिया, हाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पूरी तरह से हटाया, तभी लोगों ने उसको कहा था शकारी। हाँ ठीक है, ओके। तो शक तो जो थे उनका भी अप डाउन चलता रहा, कभी कोई पावरफुल राजा आ जाता तो वो साइड हो जाते थे, है ना। लेकिन गुप्तों के समय में शक इतने पावरफुल थे कि समुद्रगुप्त भी उन्हें नहीं हरा पाया था। यही कह सकते हैं समुद्रगुप्त भी उन पर हमले का साहस नहीं कर पाया था। बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इन शकों को पूरी तरह से ख़त्म किया था, है ना। लेकिन कुषाण जिस तेज़ी से भारत में इनका उभार हुआ था उसी तेज़ी से इनका डिक्लाइन भी हो गया था। ओके, तो पहला कुषाण राजा कुजुल कटफिसियस पहली शताब्दी में 15 से 65 AD के बीच में, इसने काबुल और कश्मीर में एक यूनानी राजा का राज था जिसका नाम था हारियोमस। यूनानी राजा हारियोमस, इसका कब्जा था काबुल और कश्मीर में। हारियोमस को हराया और काबुल कश्मीर पे इसने कब्जा कर लिया। उसके बाद राजा बनता है विम कटफिसियस, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलते हैं विमा, है ना। तो तुम हिंदी मीडियम वाले हो तो अब इसका नाम है क्या है, विम कटफिसियस। विम कटफिसियस का जो एक्चुअल डेट है वो हमको मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है कि इसने सिंधु नदी पार कर ली। देखो कुजुल कटफिसियस ने क्या जीता, काबुल और कश्मीर। विम कटफिसियस आया, इसके बाद ये और थोड़ा सा पावरफुल था, इसने सिंधु नदी पार कर ली। सिंधु नदी पार करके आज जो पाकिस्तान का है ना, सिंध, बलूचिस्तान, मुल्तान, पेशावर, लाहौर वाहौर, या कह सकते हो कि जो सारा का सारा जो पाकिस्तान का एरिया है ना वो सारा इसने जीत लिया। उसके बाद सिंधु नदी पार करके जो भारतीय पंजाब है वहाँ तक आ गया। तक्षशिला पर इसका कब्जा हो गया। तक्षशिला को जो चीनी लिटरेचर है उसमें कहा गया तिएनचू। जो चाइनीज़ लिटरेचर है, ठीक है ना, चीनी जो साहित्य है, प्राचीन बौद्ध साहित्य है उसमें, नहीं बौद्ध साहित्य में नहीं, जो चीनी साहित्य है उसमें तक्षशिला को नाम दिया गया है तिएनचू। तो सिंधु नदी इसने पार की, पंजाब, तक्षशिला, ये सारा का सारा इसने जीत लिया। किसने? विम कटफिसियस ने। उसके बाद कनिष्क राजा होता है 78 AD में। 78 AD में कनिष्क राजा होता है। अच्छा, इसको लेकर भी आमतौर पर विवाद है कि इसका समय 78 AD ही है, कोई कहता नहीं 130 AD है, तो इसके बारे में विवाद है। लेकिन जो सर्वमान्य डेट फिलहाल है वो है 78 AD। कनिष्क जो है 78 AD में राजा बना, और कहते हैं कि इसी साल इसने शकों को हराया। इसी साल इसने शकों को हराया, और शकों को हराने के उपलक्ष्य में या उसकी खुशी में या उसकी याददाश्त में इसने एक नया कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? संवत या पंचांग, है ना, पंचांग या संवत। तो इसने एक नया कैलेंडर जारी किया जिसका नाम था शक संवत, ठीक है ना। इसी वर्ष इसने शक संवत चलाई, किसको हरा करके? शकों को हरा करके। कब इसने गद्दी पाई? 78 AD में। ओके, अब मैंने कहा ना कनिष्क ऐसा पहला राजा था जिसने इंटरनेशनल एम्पायर या अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बनाया। कहाँ पर? परथिया, यारकन, कोशगार, खोतानी, सारे के सारे मध्य एशिया में है, उधर यूरोप की तरफ को चले जाएंगे। इसने परथिया जीता, यारकन, कोशगार, खोतान जीता। इसके अलावा इसने चीन को भी हराया। इसके साम्राज्य की सीमाएं मिली चीन से, और इसने चीन में उस समय जिस समय, अच्छा चीन में एक, जैसे हम लोग कहते हैं ना मौर्य वंश, है ना, गुप्त वंश, उसी तरह से चीन में एक प्रसिद्ध वंश था हान वंश। इसने लंबे समय तक राज किया, जैसे हम लोग मुगलों को याद करते हैं, ठीक है ना। तो चीन में एक प्रभावशाली वंश था जिसने कई साल तक राज किया, सैकड़ों साल तक राज किया, हन या हन राजवंश, हन या हान राजवंश। तो कनिष्क का इससे भी झगड़ा हुआ। एक बार कनिष्क हार गया, लेकिन दूसरी बार इसने चीनी सेनापति पाननचाओ या चीन के हान वंश के सेनापति पाननचाओ को हराया था, समझ रहे ना। और जो आज आप देखते हो ना वो POK, लद्दाख, अक्साई चीन, उधर वो है ना शिनजियांग वाला इलाका, ये सारे के सारे कनिष्क ने जीत लिए थे। तो इस तरह से कनिष्क किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का। तो कनिष्क ने, कुषाणों ने भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बनाया था। ये कह सकते हैं कि सिंधु नदी भी इसने पार कर ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य भी सिंधु नदी पार नहीं कर पाया था। ये सिंधु नदी पार करके कहाँ? झेलम, ऑक्सस तक चला गया था, ठीक है। अब पहला अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य इसने बनाया, और पूरब में, भारत के पूरब में ही मगध तक चला गया था। मगध कहाँ हुआ? बंगाल और बिहार। जो वर्तमान बंगाल बिहार है वो इलाका जो था वो मगध था।
मगध तक इसने विजय पा ली। इसके अलावा इसने साकेत अयोध्या में भी इसने विजय पाई और इसने एक बार क्या किया अपने मिलिट्री मिशन में, जब इसने मगध को जीता था तो इसने क्या किया था, पाटलिपुत्र को हराया या पाटलिपुत्र के राजा को हराया। मगध की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। अच्छा, ये पता नहीं है कि उस समय पाटलिपुत्र का राजा कौन था, इसके बारे में इतिहास जो है मौन है। बस ये पता है कि इसने मगध को भी जीता और मगध में पाटलिपुत्र को भी जीता। पाटलिपुत्र का जिशान, पाटलिपुत्र का इस समय नाम क्या है, पाटलिपुत्र का इस समय क्या नाम है बेटा? आप हमारी उस क्लास में थे, पाटलिपुत्र का नाम है पटना और पटना इसको नाम दिया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है ना? आप हमारी उस क्लास में थे, लेकिन क्या है ना कि घर जाके के रिवीजन करो तो अच्छा रहेगा, है ना? तो इसने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर दी, पाटलिपुत्र के राजा को हरा दिया, लेकिन उसने उसे माफ़ कर दिया और बदले में क्या लेकर आया, ना धन ना दौलत कुछ नहीं लेकर आया। पाटलिपुत्र पर को हराने के बाद वहाँ से उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध कवि और दार्शनिक, मतलब उस समय के प्रसिद्ध कवि और बौद्ध विद्वान या बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष, उनको ले आया। इसके अलावा वहाँ से एक अनोखा मुर्गा लाया। अनोखा मुर्गा हर किताब में लिखते हैं अनोखा मुर्गा, लेकिन उस मुर्गे में अनोखापन क्या था ये मुझे भी नहीं पता है। अनोखा मुर्गा, मुर्गे को कुक्कुट भी बोलते हैं ना, तो एक अनोखा कुक्कुट ले आया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, यानी कि वो बर्तन जिसमें महात्मा बुद्ध भीख मांगा करते थे, ठीक है ना, वो बर्तन सुरक्षित रखा हुआ था पाटलिपुत्र में, वो अपनी राजधानी में ही ले आया। तो सवाल आएगा कि कौन पाटलिपुत्र पर हमला करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अश्वघोष एक अनोखे मुर्गे और महात्मा बुद्ध के भिक्षा पात्र से ही संतुष्ट हो गया, नगा भी जाओ बस हमें ये दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद अश्वघोष फिर कनिष्क के दरबार में रहे, अब इनकी बात करेंगे बाद में। साकेत अयोध्या को भी इसने जीता। अच्छा, अब कनिष्क के मरने के बाद जो अगला कुषाण राजा बना उसका नाम था वाशिष्ठ। अच्छा, वाशिष्ठ जो है वो ज़्यादातर समय जो रहा मथुरा और आसपास ही रहा। उधर जो उत्तर पश्चिम में तक्षशिला, गंधार, यारकन, कोषगार, खोतान के जो इलाके हैं उन पर इसने ध्यान देना कम कर दिया। जब जाहिर सी बात है, अच्छा एक तो कनिष्क जितना ये पावरफुल राजा नहीं था जिसका नाम वाशिष्ठ, और जाहिर सी बात है जब उधर ध्यान देना बंद कर दिया, जैसे औरंगजेब के बाद उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर राजाओं ने ध्यान देना शुरू कर दिया, तो उस नतीजा क्या हुआ कि सबसे पहले उत्तर पश्चिम हाथ से निकल गया और धीरे धीरे एम्पायर सिकुड़ने लगा। तो इसने ज़्यादातर अपना समय जो बिताया वो मथुरा के आसपास ही बिताया। उसके बाद राजा हुआ हुबिश। हुबिश का समय है 106 से 138 AD तक। इसके समय में तक्षशिला की जगह मथुरा जो था वो सत्ता केंद्र बन गया। कहने का मतलब ये है कि अभी तक्षशिला कुषाण एम्पायर में तो था, लेकिन राजधानी प्रशासन जो था सब कहाँ पर आ गया, मथुरा में ही आ गया। उसके बाद राजा बनता वासुदेव फर्स्ट। इसके समय में जो उत्तर पश्चिम है वो इसके एम्पायर से बाहर हो गया। एक मिनट रोक देना। तो हुबिश की जगह राजा बनता है वासुदेव फर्स्ट और इसके एम्पायर में उत्तर पश्चिम का मतलब है पंजाब, है ना, भारतीय पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, पेशावर, तक्षशिला, गंधार, जो भी सिंधु नदी पार करके जो भी कुषाणों ने जीता था वो सारा का सारा इनके हाथ से बाहर निकल गया वासुदेव फर्स्ट के समय में। और जो तराई जिसमें आज आप रह रहे हो ना, ये तराई के इलाके, इस पर जो हैं नागवंश के लोगों ने कब्जा कर लिया। जब आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ोगे ना तो उसमें आता है नागवंश के लोग। जो तराई का इलाका है इस पर किसने कब्जा कर लिया, नागवंश के लोगों ने कब्जा कर लिया। यानी कि साम्राज्य जो था वो सिकुड़ गया। और ये जो साकेत यानी कि अयोध्या, साकेत प्रयाग यानी कि इलाहाबाद और मगध यानी कि बंगाल और बिहार, इस पे कब्जा कर लिया गुप्तों ने। गुप्त किसके सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे, ठीक है साहब। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है कुषाण वंश जो है वो बिल्कुल लगभग ख़त्म हो गया। अब बात अश्वघोष की। अश्वघोष को पता है आपने कनिष्क ने कहाँ से पाया, पाटलिपुत्र से पाया। अब ये अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे और बौद्ध विद्वान भी थे, बौद्ध स्कॉलर भी थे। अब अश्वघोष को कनिष्क ने अपना दरबारी पुरोहित नहीं, दरबारी कवि बनाया। पुरोहित नहीं थे ये, इन्हें अपना दरबारी कवि बनाया। और हम आज इतिहास में यूरोप के प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, मिल्टन, गेटे, कांट, वॉल्टेयर, जो फिलॉसफी पढ़ते हैं उन्होंने इनके नाम जरूर सुने होंगे, सुने नहीं होंगे, जिए होंगे। तो मिल्टन, गेटे, कांट, वॉल्टेयर वगैरह से अश्वघोष की तुलना की जाती है कि नहीं, उनकी कैटेगरी के ये फिलॉसफर थे। कनिष्क ने इन्हें अपना दरबारी कवि या राजकवि बनाया था, है ना, सबसे बड़ा पोइट। अब कनिष्क के समय में ही हुए नागार्जुन। नागार्जुन से मिलना जुलना होता रहता है, लेकिन नागार्जुन कभी भी कनिष्क के दरबार में नहीं रहे, यानी कि उसकी शरण में या उसके आश्रय में नहीं रहे। उसके समय में हुए नागार्जुन, लेकिन नागार्जुन जो हैं कनिष्क के दरबार में कभी भी नहीं गए, यानी कि दरबार में नहीं रहे, ध्यान रखना। अच्छा, ये भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, लेकिन ये कवि नहीं थे, ये फिलोसफर थे और साइंटिस्ट भी थे। जो आइंस्टीन को जो नोबेल अवार्ड मिला है ना सापेक्षता के सिद्धांत पर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
आइंस्टीन को जो नोबेल मिला है, दुनिया में सबसे पहले वो सापेक्षता का सिद्धांत जो था वो इन्होंने ही दिया था। अब इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी माध्यमिक का सूत्र, उसमें दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। यहाँ मैंने लिख रखे हैं, ये बताऊँगा अभी आपको, ठीक है। आगे चलें। इसीलिए इनको कहा जाता है, इनका टाइटल है किनका, नागार्जुन का, भारत का आइंस्टीन। इसके अलावा इनकी जो तुलना की जाती है मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। देखो अश्वघोष की तुलना किससे की जाती है, मिल्टन, गेटे, कांट, वोल्टेयर, इनकी तुलना की जाती है मार्टिन लूथर किंग से, और इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टाइन, ठीक है। अब कनिष्क के समय में ही भारत में चौथी बौद्ध संगति होती है। बौद्ध धर्म की कुल 4 संगतियाँ, संगति माने जलसा, संगति माने जलसा, इजलास, सम्मेलन, सेमिनार, ठीक है। तो अच्छा, सेमिनार वो होता है ना, सेमिनार शब्द का सही अर्थ यह है कि जिसमें एक टॉपिक पर अलग अलग तरह के लोग अपना विचार रखते हैं, उसमें वाद विवाद होते हैं, डिस्कशन होते हैं, सब लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, उससे निकल के कोई नई बात आती है। यही मकसद है सेमिनार का, समझ रहे हैं ना। सेमिनार को हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी में है ना, गोष्ठी। हाँ, जब तुम आरो यारो का मेन देने जाओगे ना, ये लोअर का उसमें ट्रांसलेशन होगा ना, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी शब्दों का, तो ये होगा। अब तुम लिखा है सेमिनार माने सम्मेलन, हाँ हाँ मेरा पेपर बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, उसने घुमा दिया 0। सेमिनार मतलब उसने फटाक से 0 घुमा देता। अच्छा, टीचर की जो कौम है ना, मैं भी टीचर ही हूँ, टीचर की कौम ऐसी कौम है कि इसकी नज़र अच्छाइयों पर नहीं जाती है, इसकी नज़र सीधे जहाँ कमियाँ गलतियाँ हैं ना वहाँ जाती है। तुम रोज़ सुबह टीचर से पहले आते रहो क्लास में, एक दिन तुम लेट हो गए लताड़ेगा, है ना, हाँ है ना। चलो अब मुझ ठीक है मेरा, है ठीक है, जिसा नहीं टाइम से आया करो, तुम्हें कोई काम नहीं है बेटे, मुझे पता है, बस तुम्हें एक काम है सोने का, सुबह आराम से। मम्मी आती, उठ जा उठ जा, जब फिर उसके बाद ना फिर समझते हो लास्ट में जब मम्मी का धैर्य जवाब दे जाता, फिर क्या होता है, तब जाकर तुम उठते हो गए, है ना। ऐसा ही कह रहा हूँ, अच्छा सच बताओ, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, झूठा है। चले ओके, फ़ोन उठा के निकल लेता कान पे लगा के, चलो भाई। तो चौथी बौद्ध संगति, या अब ये सेमिनार या गोष्ठी, ये संगति, इसका मतलब ये है महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म को लेकर के भारत में 4 अलग अलग समय पर सेमिनार हुए या गोष्ठी या संगति हुई, ठीक है ना। इसमें जो सबसे अंतिम गोष्ठी या सेमिनार, ये सेमिनार या गोष्ठियाँ तो और भी हुई होगी, लेकिन सबसे खास या सबसे इम्पोर्टेंट रही जो ये 4 रही, इसलिए हम इतिहास में इनका जिक्र करते हैं। तो जो चौथी संगति हुई वो कनिष्क के समय में हुई। कहाँ पर हुई, कश्मीर में कुंडल वन में, कश्मीर में कुंडल वन में हुई ये संगति। और इस संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, अश्वघोष थे इसके उपाध्यक्ष। चौथी बौद्ध संगति में जो अध्यक्ष थे संगति के वो थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और इसमें नागार्जुन, अभी जिनकी बात मैं कर रहा था ना, नागार्जुन ने ही भाग लिया। और इसके अलावा पाश जो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे, नागार्जुन और पाश ने भी इसमें भाग लिया था इस संगति में। समझ रहे ना, कई साल तक लोग बैठे रहते थे, आराम से खाना पीना डिस्कशन करना, खाना पीना डिस्कशन करना, ठीक है। खैर उसके बाद इस सेमिनार में या इस गोष्ठी में या इस संगति में जो भी कंक्लूजन या निष्कर्ष निकल करके आए, उनको तांबे की शीट पर लिखा गया, कॉपर शीट पर लिखा गया, और पत्थर के बॉक्स, उसे हिंदी में पता नहीं कौन सी भाषा है वो, मंजूसा कहते हैं, संदूक है ना, पत्थर के संदूकों में बंद करके सुरक्षित रख दिया गया। वही आज हमने पढ़े और उसी से पढ़ के हमने उस समय का इतिहास लिख दिया, ठीक है। तो साहब चौथी बौद्ध संगति इसके समय में हुई, और इस संगति में जो बौद्ध धर्म है वो 2 हिस्सों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। यानी कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि जो हीनयान माने कि परंपरावादी, रूढ़िवादी भी कह सकते हैं इसको, लेकिन रूढ़िवादी जो है वो नेगेटिव शब्द है, तो मैं इसलिए इसका इस्तेमाल करूंगा परंपरावादी। यानी कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ जो धर्म के रीति रिवाज, दर्शन, सिद्धांत हैं, नियम, कायदे, कानून हैं, उसमें किसी भी तरह का जो चेंज नहीं करना चाह रहे वो कहलाए हीनयान। और जो आधुनिक रहे, जो समय के साथ रहे, आधुनिक रहे, उन्होंने कहा भी जो पुरानी बातें हैं जो अब अप्रासंगिक हो गई हैं उन्हें छोड़ो और नई बातें ग्रहण करो। आधुनिकतावादी या परिवर्तनवादी या सुधारवादी, उनको कहा गया महायान। तो चौथी बौद्ध संगति में धर्म जो है, बौद्ध धर्म जो है 2 हिस्सों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और महायान 2 हिस्सों में बट गया, ठीक है। कनिष्क ने महायान संप्रदाय को बढ़ावा दिया, जो राजा कनिष्क है उसने किसको बढ़ावा दिया, महायान को बढ़ावा दिया। अच्छा, कनिष्क के दरबार में बहुत से लोग रहते थे, जैसे अश्वघोष, वसुमित्र, पाश, संरक्ष। संरक्ष जो है कनिष्क का राजपुरोहित थे। कनिष्क के राजकवि कौन हुए, अश्वघोष, और कनिष्क के राजपुरोहित कौन हुए, संरक्ष। इसके अलावा मत्रबेट, कनिष्क के दरबार में थे ये कौन, अश्वघोष, वसुमित्र, पाश, संरक्ष,
और मत्रवेट। इसमें अश्वघोष जो हैं वो राजकवि हैं और संरक्ष जो हैं कौन है वो राज पुरोहित। ठीक है, समझ गए, आगे चलें। अच्छा, अब कनिष्क, आपको पता ही हो कनिष्क की 2 राजधानियाँ थी। कनिष्क ने एक कश्मीर में शहर बताया जिसका नाम था कनिष्कपुर। कश्मीर में आप बताएंगे कश्मीर का पहला राजा कौन था, आप बताएं। किसे कश्मीर का पहला राजा कहा जाता? कोई बोलेंगे नहीं, कोई बोलेंगे नहीं भाई साहब, खुजर बुजर भी नहीं करेंगे। जिशान बताएं, फुरकान बताएं, हैं जोर से बोलो। यूनान का जैनुल आबिदीन। तुम बताओ। चंदा। नोट सारे कंप्लीट हैं, याद कुछ नहीं है। कश्मीर का पहला राजा, हाँ तुम्हें भी नहीं पता सच में? हाय अल्लाह, सोनू क्या हुआ तुम्हारा? राजपूतों का सम्मान खराब कर रहे हो तुम। तो मुझसे तो पूछिए मत सर। है इमरान कश्मीर का पहला राजा? रोक दिया जाए एक बार, हम इनाम देंगे। तो कश्मीर का पहला राजा था अशोक। कल्हड़ ने अपनी बुक राजतंगड़ी में ना ये कहा है कि कश्मीर का पहला जो राजा था वो अशोक था। यानी कश्मीर को एक सूत्र में बांध करके पूरे कश्मीर पर राज करना। जो ऐसा नहीं है कि कश्मीर में कोई पहला राजा नहीं होगा। हमारे यहाँ आए ना, हम कहते हैं भारत का पहला राजा कौन? भारत का पहला राजा कौन? देखो मैं गलत थोड़ी कर रहा था, अभी कुछ देर पहले इनकी जो तारीफ कर रहा था। हाँ कोई बात नहीं। हाँ भाई तुम बताओ, भारत का पहला राजा कौन है? तुम बताओ। हैं? अरे बाबा, भारत का पहला राजा राबिया हो चंद्रगुप्त मौर्य। पूरे भारत को, लगभग पूरे भारत को, जो हालांकि आप कहोगे कलिंग उसमें शामिल नहीं था, लेकिन पूरे भारत को, लगभग पूरे भारत को जो इंटीग्रेट किया वो किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। तो भारत का पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। मगध का पहला प्रतापी राजा, यानी ऐसा नहीं कि मगध पे जो पहले राज किया वो बिंबिसार नहीं किया। मगध एक छोटी सी सत्ता थी, छोटा सा कबीला था, लेकिन धीरे धीरे मगध को बढ़ाना जो शुरू किया सबसे पहले बिंबिसार ने शुरू किया, है ना। मगध का पहला प्रतापी राजा बिंबिसार। मगध का भारत का पहला साम्राज्यवादी राजा, या बल्कि ऐसा कहना चाहिए भारत में पहला साम्राज्यवादी राजा अजातशत्रु। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा था जिसने लगभग पूरे भारत को एक किया। तो भारत का पहला राजा जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। मैं कहाँ था? हाँ, तो अब ऐसा थोड़ी कि भारत का अस्तित्व नहीं था। भारत में बहुत सारे छोटे मोटे कबीले, रियासतें थीं, इन सभी को इंटीग्रेट करके सभी पर जो राज किया सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इसलिए इतिहास में उसे भारत का पहला राजा कहना चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो उसी तरह से कश्मीर को इंटीग्रेट किया और कश्मीर का पहला राजा था अशोक, और उसने वहाँ पर शहर बसाया श्रीनगर। कश्मीर में कनिष्कपुर शहर बसाया कनिष्क में। ठीक है, ओके। कहाँ थे हम? हाँ, तो अब कनिष्क की 2 राजधानियाँ थीं, कोई बात नहीं। कनिष्क की 2 राजधानियाँ थीं, एक पुरुषपुर और दूसरी मथुरा। पुरुषपुर जो है किसका नया नाम है, किसका पुराना नाम है? पेशावर का। जो आज पेशावर है ना, उसका पुराना नाम है पुरुषपुर। ठीक है ना। तो पुरुषपुर शहर जो है वो कनिष्क ने बसाया। पुरुषपुर या पेशावर जो है वो कनिष्क ने बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा मथुरा भी कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क के समय में कुषाणों की 2 राजधानी हो गई, एक कौन सी? पुरुषपुर या पेशावर, और दूसरी मथुरा। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है ना। अच्छा, इसने यहाँ पर करीब 400 फीट ऊंचा टावर बनाया था जिसे चैत्य कहते हैं। 13 मंजिला टावर था ये। किसने? कनिष्क ने। कहाँ पर? पुरुषपुर या पेशावर में। ठीक है बेटे, ओके। अच्छा, इसी के पास, किसके पास? इस टावर के पास ही इसने एक विशाल मठ बनाया था, एक विशाल मठ बनाया था जिसको कहा गया संघाराम। संघाराम कहा जाता है ना, संघाराम या विहार या मठ, इसी के पास। और कश्मीर में कनिष्कपुर शहर इसने बसाया। ठीक है ना। अब अगर हम कॉइन की बात करें तो कुजुल कटफिसेस जो था इसने केवल तांबे के सिक्के चलाए, केवल तांबे के। अब उसके बाद जो विम कटफिसेस राजा बना तो इसने सोने के सिक्के चलाए। ऐसा नहीं है कि ये पहला ऐसा राजा था जिसने सोने के सिक्के चलाए, लेकिन सोने के सिक्कों में इससे पहले मिलावट होती थी। ध्यान से सुनना, जो प्योर गोल्ड कॉइन है, शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वो सबसे पहले इसी ने चलाए। या ये कह सकते हैं कि शुद्ध सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए। सोने के सिक्के तो पहले भी थे लेकिन उनमें मिलावट थी, ठीक है ना। तो शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों ने चलाए, और कुषाणों में किसने? विम कटफिसेस ने। शुद्ध स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले कुषाणों ने चलाई। अब इसके सिक्कों पर
एक तरफ यूनानी लिपि खुदी थी और दूसरी तरफ खुदी थी खरोष्ठी लिपि। ठीक है, अब जो किसके सिक्कों पर, विम कटफिसेस के सिक्कों पर। अच्छा, विम कटफिसेस के सिक्कों पर हमें शिव जी का जो वाहन है नंदी वो बना दिखाई देता है। इससे हमें ये महसूस होता है या इससे हम ये जान पाते हैं कि ये शैव धर्म को मानता था। कौन? विम कटफिसेस। लेकिन कनिष्क ने, अच्छा कनिष्क के धर्म को लेकर भी विवाद है, जिस तरह से अशोक के धर्म को लेकर के विवाद है, लेकिन सर्वमान्य जो तथ्य है, फैक्ट है, वो ये है कनिष्क जो था वो बौद्ध था। कि उसने, अब आप देखें ना जगह जगह चैत्य विहार बना रहे हैं, स्तूप बना रहे हैं, बौद्ध संगति बना रहे हैं, बौद्ध विद्वानों को संरक्षण दे रहे हैं, तो इसमें मानने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि कनिष्क जो था वो बौद्ध था। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, एक बुक आती है हाउ हंशु, ये चीनी है, फानिये उसने लिखी है। हाउ हंशु चीनी है कोई राइटर, फानिये उसने लिखी है। इसमें हमें कुषाणों का इतिहास मिलता, सबसे पहले कुषाणों का जो इतिहास बताया हमें इसी ने बताया। इसके अलावा कनिष्क के दरबार में होते हैं अश्वघोष। अश्वघोष ने एक महाकाव्य लिखा है बुद्धचरित। क्या लिखा है? महाकाव्य लिखा है बुद्धचरित। मुझसे ये यहाँ पर एक गलती हो गई है, इसकी तुलना की जाती है वाल्मीकि रामायण से। किसकी? बुद्धचरित की। आप लोग करेक्ट कर लो अगर आपने लिखा हो तो इसको। जैसे रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री राम के बारे में जानकारी दी गई है ना, प्रसिद्ध ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। तो जो अश्वघोष ने जो बुद्धचरित लिख दिया, ये महात्मा बुद्ध का जीवन दर्शन है। इसमें महाकाव्य है, पोइट्री है, ये है मतलब छंद पोइट्री हैं, लेकिन बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया? महाकाव्य। तो आपसे को पूछेगा कि बुद्धचरित क्या है? महाकाव्य है। किस पर है? महात्मा बुद्ध के जीवन पर है। किसने लिखा है? अश्वघोष ने। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। ठीक है ना, देखो यही होते हैं वन लाइनर। अब एक लाइन में आप कह लो या उसी को घोटते जाओ और किताब को इतना बढ़ा दो, क्या दो, हाँ वन लाइनर सब रट लिए हमने, है ना। ओके, फिर आता है सौंदरानंद, ये भी एक महाकाव्य है, सौंदरानंद महाकाव्य। फिर आता है सारीपुत्र प्रकरण, ये नाटक है। सारीपुत्र प्रकरण जो है वो नाटक है, इसमें 9 अंक यानी कि 9 चैप्टर है, पर्दा 9 बार गिरेगा, 9 सीन है, ऐसा कह लो आप। सारीपुत्र प्रकरण ये नाटक है, ये किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा है। सौंदरानंद महाकाव्य ये भी अश्वघोष ने लिखा है। बुद्धचरित महाकाव्य ये भी अश्वघोष ने लिखा है। और सारीपुत्र प्रकरण या सारीपुत्र प्रकरणम ये नाटक है, ये भी अश्वघोष ने लिखा है। और इसमें जो कहानी है या सीन है वो है कि सारीपुत्र महात्मा बुद्ध के शिष्य बने, किस तरह से बने, या सारीपुत्र महात्मा बुद्ध के प्रभाव से या उनके असर से आकर के किस तरह से बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए या बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। ठीक है ना, इस नाटक का नाम, ये नाटक है। ठीक है ना, तो अश्वघोष कवि के साथ साथ क्या हुए? नाटककार भी हुए। राबिया नहीं बोलेंगी। भारत का पहला पूर्ण नाटक और पहला पूर्ण नाटककार कौन है? अब वो डांसर, नाट्यशास्त्र लिखा उन्होंने, नाटक प्ले, ऐसा नाटक जिसे भारत में पहला पूर्ण नाटक, और उसके लेखक को कहा जाता भारत का पहला पूर्ण नाटककार। हाँ बोलो, कल लिख गया था मैं इसमें। भास स्वप्नवासव दत्ता या स्वप्नवासम दत्तम, भारत का पहला पूर्ण नाटक, यानी कि वास्तव में जो नाट्य शैली होती है वो। ओके, किसी को कुछ नहीं आता। ठीक है, माध्यमिक सूत्र ये नागार्जुन ने लिखा है, ये जो है नागार्जुन ने लिखा है, इसी में नागार्जुन ने दिया अपना सापेक्षता का सिद्धांत। अच्छा, जो चौथी बौद्ध संगति हुई कश्मीर में, कहाँ पर हुई है? कुंडलवन में ना, कनिष्क के समय में। अब यहाँ पर जो भी डिस्कशन हुए, उन डिस्कशन के सार को, या बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म पर लेकर के जो भी चर्चा परिचय हुई, उसमें जो भी कंक्लूजन या जो भी निष्कर्ष निकल के आए, उन सभी को लिखा है महाविभाषा सूत्र में। और किसने लिखा है? उस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र ने। तो महाविभाषा सूत्र जो है पाली भाषा में है। ठीक है ना, पाली भाषा में है ये। इसे त्रिपिटकों पर भाष्य भी कहते हैं। भाष्य माने एक्सप्लेनेशन, एक होता है टीका, कमेंट यानी कि संक्षेप में, एक होता है भाष्य यानी कि एक्सप्लेनेशन। 3 पिटक कौन से हैं बौद्ध धर्म में? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। 3 पिटक है ना, इन तीनों में ही बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में बातें लिखी गई हैं। अब इन बातों को और आगे एक्सप्लेन किया है भाई चौथी बौद्ध संगति की हुई कि भाई जो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं या बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं इधर उधर बुखरी हैं, उन्हें इकट्ठा करना है और उन शिक्षाओं के माध्यम से अलग अलग जो श्लोक हैं अलग अलग भाषाओं में, उनका मतलब क्या है उनको एक्सप्लेन करना है, उनको एक्सप्लेन करना। यही तो मकसद होता है किसका? सेमिनार का या गोष्ठी का। तो इन तीनों पिटकों पर भी खूब चर्चा हुई, लंबे समय तक चर्चा हुई। तो अब जब निष्कर्ष निकल के आया कि भाई इन तीनों पिटकों में जो बातें लिखी हुई हैं उसका मतलब ये है
उनको विस्तार से लिखा गया। विस्तार से जब बात लिखी गई तो उसी को कहा गया भाष्य। तो तीनों पिटकों पर एक्चुअली ये भाष्य है क्या, महाविभाषा सूत्र। किसने लिखा, वसुमित्र ने। और इसमें बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ मिलता है, इसीलिए इस बुक को हम कहते हैं बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया या बौद्ध धर्म का विश्वकोश। किस संगति के निर्णय है इसमें, चौथी बौद्ध संगति के इसमें निर्णय है। ठीक है, अच्छा ये लिखा आता है नीचे, किसी आलसी ने ये से पूरा पढ़ने की कोशिश भी नहीं की है। अभी जो मैंने सवाल आपसे पूछा ये नीचे लिखा है कि स्वप्न वासव दत्ता भास का है, ये संस्कृत भाषा में भारत का पहला संपूर्ण नाटक है ना। लोग बैठे हैं यहाँ, कुछ लोग तो यहाँ 9 बजे से बैठे हैं और लोगों की नज़र ही नहीं गई यहाँ तक, है ना। लोग लिखने का लिखा हुआ तो भी बोला क्यों नहीं, बोलना चाहिए बहन। कामसूत्र इसी समय लिखी गई, वात्स्यायन ने लिखी है, और इसी समय स्वप्न वासव दत्ता लिखी गई। अच्छा ये बातें जो है ना ये व्यापार से रिलेटेड है, ये बातें व्यापार से रिलेटेड हैं, इसकी बात मैं बाद में करूँगा। एक 2-4 बातें, जैसे कुषाण टाइम में क्या क्या हुआ, कुषाणों के समय में मैंने आपको बताया भारत सोने की चिड़िया बन गया। भारत में पहला शहरीकरण कब शुरू हुआ था उस समय, वेरी गुड। तुम्हें बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, बस तुम्हें अपने पे भरोसा रखना है। और जो क्या कहते हैं ना, एक जो मन में एक जो डिप्रेशन जैसी जो आ रही है उसको भगाना, हाँ समझ रहे ना। डिप्रेशन को भगाने का सबसे अच्छा उपाय है ना, तो फास्ट बीट वाले गाने सुनो। कौन से, गुरदास मान के, है ना। मगर वो सुनना, छल्ला मुड़ के नहीं आया, सैड सॉन्ग नहीं सुनने की हो रही है ना, छल्ला मुड़ के नहीं आया, है ना। छल्ला सुना है, छल्ला सैड सॉन्ग है, वो पता है जी। हाँ मैडम बात सुन लो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना। तो कुषाण टाइम में तो छल्ला अल्लाह नहीं सुनने ना, वो सुनने रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं ना, वो सुनो। कुछ ऐसे दीवाने हैं सूरज को पकड़ते हैं, कुछ लोग उम्र सारी अंधेरा ही ढूंढते हैं। तो आगे बढ़ो, है ना, तुम्हें नहीं कह रहा मैं, ठीक है। हाँ अताउल्लाह खान नहीं सुनना, बस जो डिप्रेशन में है वो अताउल्लाह खान सुनने लगे तो और मर जाएगा वो। हाँ अताउल्लाह खान नहीं सुनना। कॉमेडी फिल्में देखो, और कॉमेडी फिल्में नहीं दीदी, पंजाबी फिल्में देखो। कौन सी फिल्में देखो, पंजाबी फिल्में आ रही हैं, मुकलावा, परहुना 2, है ना। कॉमेडी अगर देखनी है तो भैया पंजाबी फिल्मों को देखो। अब हिंदी फिल्मों में कॉमेडी ना बची, हिंदी फिल्मों में बची अश्लीलता। तो कुषाण टाइम में क्या हुआ है, गंधार और मथुरा कला का विकास हुआ है, ये अपने पीक पर पहुंची हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई हैं, उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाने लगा है। राजाओं, जो मरे हुए राजा हैं उनकी याद में मंदिर बने हैं, उनकी मूर्तियां बनने लगी हैं, उनकी भी पूजा होने लगी है, ठीक है साहब। और जो 600 देखो, पहला जो नगरीकरण था भारत में वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय था। दूसरा नगरीकरण शुरू हुआ महात्मा बुद्ध के समय से 600 BC के आसपास। तो 600 BC के आसपास जो दूसरे शहरीकरण का जो दूसरा दौर था जो भारत में शुरू हुआ, वो इस समय पर आकर के या 2nd BC तक आते आते अपने पीक पर था। कुषाणों के समय में दूसरा नगरीकरण जो था वो अपने पीक पर था, ठीक है साहब। व्यापार में तो तेज़ ग्रोथ हुई, विदेशी व्यापार बढ़ा। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं नेक्स्ट सेशन में इसकी बात करूँगा। थैंक यू।